देखिएगा बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपके शरीर में शुक्राणु बन रहे हैं, जो स्पर्म्स बन रहे हैं, उनको हार्मोन्स कैसे या उनको हॉर्मोन्स कैसे नियंत्रित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर लगातार क्या बनते रहते हैं? स्पर्म्स बनते रहते हैं, शुक्राणु बनते रहते हैं, और उन शुक्राणु को नियंत्रित करते हैं या उनके बनने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करते हैं कौन? हॉर्मोन्स करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज हमारे टॉपिक का नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। कहने का मतलब ये है कि जो हॉर्मोन्स हैं वही नियंत्रित करते हैं किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को नियंत्रित करते हैं। देखिएगा, पहले आपको बताते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? देखिए, स्पर्मेटो मतलब होता है स्पर्म्स, और स्पर्म्स को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग बच्चों सिंपल कह सकते हैं, शरीर के अंदर या कहें कि टेस्टिस के अंदर या फिर अंडाशय के अंदर शुक्राणु का बनना, स्पर्म्स का बनना, इसको कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ? शरीर के अंदर स्पर्म्स का बनना या शुक्राणु का बनना ही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जो शरीर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चल रही है, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसको नियंत्रित करते हैं कौन? हॉर्मोन्स नियंत्रित करते हैं। इसलिए आज के टॉपिक का नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हॉर्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। आपको पता है कि एक आदमी के अंदर जो शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं वो 13 से 14 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं। तो मतलब किसी बच्चों में तो 13 में शुरू हो जाते हैं, किसी में 13.5 में, और करीबन 14 साल तक आते आते हर लड़के के अंदर या हर लड़के की जो अंडाशय है या टेस्टिस है वो शुक्राणु बनाना या स्पर्म बनाना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। और ये भी बात याद रखना कि जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है ये बुढ़ापे तक चलती रहती है। कहने का मतलब है कि 80-90 साल का बुढ़ा भी शुक्राणु पैदा कर सकता है, कर सकता नहीं है, करता ही है, स्पर्म्स पैदा करता है। यदि वो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए तो अभी भी 70-80 साल का जो बुढ़ा आदमी है अभी भी ये बच्चे पैदा कर सकता है। तो कैसे हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे ही बच्चा जवान हुआ है, जैसे ही बच्चा क्या हुआ है? जवान हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपका जो दिमाग है, दिमाग का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। दिमाग जो होता है, जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसका एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है? ये मस्तिष्क का या दिमाग का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस क्या है? दिमाग का एक पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है ये हाइपोथैलेमस? एक हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, देखिएगा, तो जिससे खचेड़ ना फैले बोर्ड पे। तो हाइपोथैलेमस क्या है? ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है, ब्रेन का एक पार्ट है। इसने क्या रिलीज करा? एक हॉर्मोन्स रिलीज करा। अब याद रखना कि ये हॉर्मोन्स कब रिलीज हो रहा है? जब बच्चा जवान हो गया है। दूसरा कौन सी उम्र में आ गया है? 14 साल की उम्र में आ गया है। अब बच्चा पैदा करने के लायक हो चुका है वो। तो हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज करा? एक हॉर्मोन्स रिलीज करा, और जिस हार्मोन्स को कहते हैं हम लोग GnRH कहते हैं। क्या कहते हैं? GnRH कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसको कहते हैं हम लोग गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं। अब भैया कहीं थोड़ी बहुत ये स्पेलिंग गलत हो जाए ना तो पागलों की तरह मत करना, ठीक है? स्पेलिंग मायने नहीं रखती है, समझना मायने रखता है, तो थोड़ा समझिएगा। तो ब्रेन है, तो ब्रेन का एक पार्ट है कौन? हाइपोथैलेमस है। तो पार्ट ऑफ ब्रेन है हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन, हाइपोथैलेमस क्या है? पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो ये शरीर ब्रेन का या मस्तिष्क का क्या है? एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। जैसे ही लड़का जवान हुआ, 14 साल की उम्र में आया, तो हाइपोथैलेमस ने एक हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, और उस हॉर्मोन्स का नाम है GnRH है। इसको कहते हैं हम लोग गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स कहते हैं। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है
12 साल से या 13 साल से उम्र के बच्चों में बहुत ना के बराबर रिलीज होता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर शुक्राणु नहीं बनते हैं, या कहीं कि उनके शरीर के अंदर स्पर्म्स नहीं बनते हैं। जैसे ये GnRH रिलीज होता है तो ये खटाक से एक्ट करता है। एक्ट का मतलब है असर दिखाता है या चला जाता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास चला जाता है। तो किसके पास चला जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास चला जाता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चला जाएगा। तो किसके पास चला जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये भी एक ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो GnRH जो रिलीज हुआ है वो किस पे जाके एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ये कहाँ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ ब्रेन पर। तो बेस ऑफ ब्रेन होता है, या कह सकते हैं कि ये भी दिमाग में ही होता है। तो जो दिमाग होता है उसके बेस पे होता है, एकदम नीचे होता है। तो एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द ब्रेन होता है, तो मस्तिष्क के बेस पे होता है, एकदम तली में होता है। अब ये जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी पर GnRH लगा तो ये खटाक से एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन्स को रिलीज करती है। कितने हार्मोन्स को रिलीज करेगी? 2 को। एक हार्मोन्स का नाम होता है LH और दूसरे का नाम होता है FSH। LH का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर कौन लगा है? GnRH है, या कहें कि GnRH ने अपना असर दिखाया किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। या एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेज दिया और इसने खटाक से 2 हार्मोन्स रिलीज करे। एक का नाम है LH और दूसरे का नाम है FSH होता है। तो FSH रिलीज करा है इधर। तो FSH की फुल फॉर्म होती है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को पैदा कर दिया। किसने पैदा कराए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन्स को? एंटीरियर पिट्यूटरी ने कराया। ये ग्लैंड है भाई एंडोक्राइन। अब ये जो LH है खटाक से किसके ऊपर एक्ट करा या किसके ऊपर असर दिखाया या किसको मैसेज भेज दिया? इसने भेज दिया एकदम से किसको? लीडिंग सेल को। अब ये लीडिंग सेल कहाँ होती है? लीडिंग सेल को भेज दिया। लीडिंग सेल कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। कहाँ होती है? टेस्टिस में। तो मेल के जो अंडाशय होते हैं, जो टेस्टिस होती है, उसमें ये लीडिंग सेल होती है। तो LH ने किसके ऊपर अपना असर दिखाया? अब लीडिंग सेल पर। लीडिंग सेल ने खटाक से एकदम से एक हार्मोन्स पैदा करा जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं, या फिर हम लोग इसको टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं। टेस्टेरोन होता है। ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल का सेक्स हार्मोन्स होता है। तो टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एंड्रोजन क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये मेल सेक्स हार्मोन पैदा हो गया है। अब ये जैसे ही खटाक से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन रिलीज करा एकदम से लीडिंग सेल ने, तो एकदम से लीडिंग सेल टेस्टिस को कहेगी या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कहेगी या स्पर्मेटोगोनिया को कहेगी कि जल्दी जल्दी क्या बना दे? स्पर्म्स बना दे। शरीर में शुक्राणु की क्या हो गई है? सुसरे कमी हो गई है। तो जैसे ही एंड्रोजन होगा तो ये एंड्रोजन इनिशिएट्स कर देगा। इनिशिएट्स का मतलब स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट प्रोसेस ऑफ क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्टार्ट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है कि या कहीं कि स्पर्म्स के जो बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म शुरू हो जाएगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ क्या? स्पर्म। तो स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होते हैं। तो शुक्राणु बनने अब टेस्टिस के अंदर शुरू हो चुके हैं। FSH क्या काम करता है? जो FSH होता है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल पर। किसके ऊपर करता है? सर्टोली सेल पर करता है। अब ये सूत्री कैसी सर्टोली सेल होती है? ये सर्टोली सेल भी टेस्टिस के अंदर ही होती है। जिनको ज़्यादा बायोलॉजी आती है तो सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होती है। तो FSH जो है वो क्या होगा? किसके ऊपर एक्ट करेगा? सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल कहाँ है? टेस्टिस के अंदर है, पुरुष के अंडाशय के अंदर है। तो ये सर्टोली सेल क्या करती है? रिलीज करती है सम फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स को पैदा करेगी। तो रिलीज सम फैक्टर्स विच हेल्प in the process of
स्पर्मेटो क्या होते हैं? जेनेसिस होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। तो देखिएगा, अब थोड़ा समझिएगा, आराम से समझाते हैं आप लोगों को। आज के टॉपिक का नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि शरीर के अंदर जो शुक्राणु बन रहे हैं, जो स्पर्म्स बन रहे हैं, उनको कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, हार्मोन्स। देखिए, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, या हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस जो है ये पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, या आप इसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी कह सकते हैं। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स को रिलीज करता है। उस हार्मोन्स का नाम होता है GnRH होता है, जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जैसे ही हार्मोन्स रिलीज हुआ, ये एकदम से किसके ऊपर अपना असर दिखाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर लगेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ ब्रेन पे। तो जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लगा, तो खटाक से एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन्स को रिलीज कर दिया। एक का नाम तो है LH और दूसरे का नाम है FSH। LH की फुल फॉर्म होती है लुटनाइजिंग हार्मोन, और FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये LH किसके ऊपर एक्ट करता है? लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करता है, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। तो ये टेस्टिस के अंदर होती है। तो लीडिंग सेल खटाक से एंड्रोजन को या टेस्टोस्टेरोन को आदमी के अंदर पैदा करना शुरू कर देती है। जैसे ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा, तो एकदम से जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से चलनी शुरू हो जाएगी, या कहीं कि आदमी के अंदर बहुत तेज़ी से शुक्राणु बनने शुरू हो जाएंगे। इधर देखिए, ये FSH क्या करता है? जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल भी क्या होती है? टेस्टिस के अंदर ही होती है। तो ये सर्टोली जो सेल है वो डायरेक्ट स्पर्म्स बनाने में मदद नहीं करती है। तो जो सर्टोली सेल है वो डायरेक्ट स्पर्म बनाने में मदद नहीं करती है। तो ये सर्टोली क्या करती है? कुछ फैक्टर को रिलीज करती है, कुछ फैक्टर रिलीज करती है, और यही फैक्टर मदद करते हैं शुक्राणु के बनने में। क्या करते हैं? स्पर्म्स के बनने में ये फैक्टर क्या करते हैं? मदद करते हैं। देखिएगा बच्चों, अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूं। देखिए, ये जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी सारी एनर्जी यूटिलाइज होती है। यूटिलाइज का मतलब है इसमें काफ़ी सारी एनर्जी क्या होती है? खर्च होती है। शरीर की बहुत सारी जो एनर्जी है वो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, स्पर्म्स बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें यूटिलाइज हो जाती है। यदि कोई आदमी बहुत जल्दी जल्दी से अपने अंदर से क्या निकाल रहा है? स्पर्म्स निकाल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मैथुन कर रहा है, मैस्टरबेशन कर रहा है, या सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है पागलों की तरह हर रोज की, तो वो बहुत सारे स्पर्म्स को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब स्पर्म्स को रिलीज करेगा बहुत ज़्यादा से, तो शरीर को बहुत तेज़ी से क्या बनाने पड़ेंगे? स्पर्म्स बनाने पड़ेंगे, या शुक्राणु बनाने पड़ेंगे। तो शरीर को जो अपनी मशीनरी है शुक्राणु बनाने की या स्पर्म्स बनाने की, उसकी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही रफ्तार बढ़ेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा। तो जितना भी आप लोग भोजन ले रहे होंगे या जितना भी न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, तो उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, उसकी जो अधिकतर एनर्जी होती है, वो शुक्राणु बनाने में या स्पर्म्स बनाने में यूटिलाइज हो जाती है। अब जो उसके मेन ऑर्गन है, जो शरीर के मेन ऑर्गन है, जैसे ब्रेन हो गया या हृदय हो गया, उन तक काफ़ी एनर्जी पहुंच नहीं पाएगी। जब काफ़ी एनर्जी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो आदमी का जो मस्तिष्क है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि दूसरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रही। एनर्जी तो बहुत मिलनी चाहिए ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन को जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मस्तिष्क उतनी बढ़िया तरीके से क्या करेगा? काम करेगा। अब वो तो अनसट निकाल रहा है स्पर्म्स को, तो उसके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी, उधर हृदय को भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे आदमी के अंदर एक सुस्तीपन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सुस्तीपन आ जाएगा, एक कमजोरीपन आ जाएगा, एक थकावट फील होती रहेगी उसको, और जो दिमाग के काम करने की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन का मतलब है कि जो मस्तिष्क है उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा, उतनी कुशलता के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हार्मोन जो है स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अब जो बच्चा बहुत कम मैथुन करता है या मैस्टरबेशन करता है या सेक्सुअल कांटेक्ट बहुत कम बनाता है, तो उनके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्यों होती है स्लो डाउन? क्योंकि शरीर के अंदर खुद से इतने स्पर्म इकट्ठे हो गए कि अब ज़्यादा स्पर्म्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जो न्यूट्रिशन ले रहा है या वो जो एनर्जी ले रहा है, तो वो एनर्जी शरीर के बाकी ऑर्गन्स तक पहुँच जाती है, जैसे मस्तिष्क तक पहुँच जाती है, हृदय तक पहुँच जाती है। तो फिर जो ऐसा आदमी होता है उसके जो काम करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो दिमाग अच्छे से काम करता है, हृदय अच्छे से काम करता है, ऐसा आदमी एनर्जेटिक रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, शांत रहता है ऐसा आदमी। तो कहने का मतलब ये सब होता है। तो यदि आप लोगों को
मैस्टरबेशन या हैंड जॉब करनी है तो उसमें काफ़ी लंबा गैप होना चाहिए, 8-9-10 दिन का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा एक दिन में 2-2 बार मैस्टरबेशन या 2-2 3-3 बार सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें शरीर की बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। तो इसीलिए जो योगी वगैरह होते थे वो सेक्सुअल कांटेक्ट तो बनाते नहीं थे, तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती थी, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते थे, जिससे वो एनर्जी क्या होती थी, उनके दिमाग तक पहुंच जाती थी, और दिमाग तक पहुंचने पर उनकी जो कुंडलिनी शक्ति वगैरह होती थी वो जागृत होनी शुरू हो जाती थी। तो कहने का मतलब ये है, यही पूरा प्रोसेस है जिसको हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, कि कहें कि शरीर के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं उनको हार्मोन से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, हम लोग जो स्पर्मेटोजेनेसिस के ये टॉपिक है जिसको हार्मोन्स नियंत्रित कर रहे हैं, इसको हम लोग यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स ज़्यादा होंगे शरीर में तो ये प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाती है, और यदि स्पर्म्स बहुत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं शरीर में तो ये जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से हो जाती है शरीर में, या बहुत तेज़ी से चलनी शुरू हो जाती है, और जिसमें काफ़ी सारी एनर्जी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो आज के लिए धन्यवाद, या इस टॉपिक के लिए धन्यवाद।